Hello everyone. Today this is our session number 50, and in our previous session we learned about the concept of macro in C programming language, and today in this session we are going to learn about the concept of storage classes in C programming language. तो लेट्स प्रोसीड, स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर आज के सेशन में हमारे स्टोरेज क्लासेस का कंसेप्ट। तो जैसा कि यहाँ पर आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि यार ये स्टोरेज क्लासेस होती क्या है ना। तो अगर हम बात करें यहाँ पर स्टोरेज क्लासेस की, तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको दिख रहा है क्या एवरी सी वेरिएबल हैज अ स्टोरेज क्लास एंड अ स्कोप, है ना। अगर हम बात करते हैं स्टोरेज क्लासेस इन सी की, तो इसमें आप क्या बोलोगे, सबसे पहले पॉइंट में लिखा हुआ है एवरी सी वेरिएबल हैज अ स्टोरेज क्लास एंड अ स्कोप। मतलब अभी तक जितने भी आपने प्रोग्राम्स क्रिएट करे हैं, ठीक है, और आगे भी आप जितने भी प्रोग्राम्स क्रिएट करेंगे, है ना, या उनमें जितने भी आपने वेरिएबल्स यहाँ पर मेंशन किए हैं, तो वो सारे ही वेरिएबल्स की कुछ एक स्पेसिफिक क्या होती है, स्टोरेज क्लास होती है, और उन सारे ही वेरिएबल्स का क्या कुछ एक स्पेसिफिक स्कोप होता है। तो जैसा कि यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, क्या सबसे पहले पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, एवरी सी वेरिएबल हैज अ स्टोरेज क्लास एंड अ स्कोप। मतलब हर एक वेरिएबल का क्या होगा, हर एक वेरिएबल की करस्पॉन्डिंग एक स्टोरेज क्लास होगी, मतलब हर एक वेरिएबल की स्टोरेज क्लास होगी और उसका कुछ ना कुछ स्कोप होगा। अब अगर हम बात करते हैं कि ये स्टोरेज क्लास करेगी क्या, तो आप सिंपली ऐसा बोलोगे, द स्टोरेज क्लास डिटरमाइंस द पार्ट ऑफ मेमोरी where storage is allocated for a variable and how long the storage allocation continues to exist। मतलब आप सिंपली ऐसा बोलेंगे यहाँ पे कि जो स्टोरेज क्लास है ये करती क्या है, तो ये सिंपली डिटरमाइन करती है पार्ट ऑफ मेमोरी, है ना। सिंपली उस वेरिएबल के लिए पार्ट ऑफ मेमोरी को डिटरमाइन करती है जहां पर स्टोरेज इज अलोकेटेड फॉर एन वेरिएबल, जहां पर वेरिएबल के लिए स्टोरेज क्या होगी आपकी, अलोकेट होगी। एंड हाउ लॉन्ग द स्टोरेज अलोकेशन कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट, और कितने समय तक वो स्टोरेज क्या रहेगी, उस वेरिएबल के लिए अलोकेटेड रहेगी। फिर अगर हम बात करें यहाँ पर सेकंड पॉइंट की, तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा है, इट ऑल्सो डिटरमाइंस द स्कोप which specifies the part of the program over which a variable name is visible। मतलब आप क्या बोल सकते हैं कि ये क्या डिफाइन करता है, उस स्पेसिफिक वेरिएबल का स्कोप भी डिटरमाइन करने का काम करता है। which specifies the part of the program, है ना, जो कि क्या बताता है, जो कि ये बताता है कि यार आपके प्रोग्राम के कितने पार्ट तक, है ना, अब वेरिएबल नेम इज विजिबल, कि कहां तक आपके उस प्रोग्राम में वो वेरिएबल क्या होगा, विजिबल होगा। ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है, इट ऑल्सो डिटरमाइंस डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू, दैट इज इफ वी डू नॉट एक्सप्लिसिटली इनिशियलाइज दैट वेरिएबल, व्हाट विल बी इट्स डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू। मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि यार अगर आपने आपके प्रोग्राम में कोई वेरिएबल को डिफाइन किया है ना, मतलब आपने डिक्लेयर किया है लेकिन आपने उसको इनिशियलाइज नहीं किया है, तो फिर अब उस केस में क्या, तो यहाँ पर स्टोरेज क्लासेस उसके डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू भी क्या करती है, सेट करती है। अब सेट करती है मतलब कैसे, कि अगर आपने एक्सप्लिसिटली कोई वैल्यू नहीं दी है, तो फिर यहाँ पर स्टोरेज क्लास अपने अकॉर्डिंगली उसको एक वैल्यू क्या कर देती है, सेट कर दे देती है। वहीं पर अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इट ऑल्सो डिटरमाइंस द लाइफ टाइम ऑफ दैट वेरिएबल, दैट इज हाउ लॉन्ग विल दैट वेरिएबल एग्जिस्ट। मतलब ये क्या, यहाँ पर ये स्टोरेज क्लासेस उस स्पेसिफिक वेरिएबल के लाइफ टाइम को भी रिप्रेजेंट करने का काम करती है, क्या कितने समय तक वो वेरिएबल आपके प्रोग्राम में एग्जिस्ट रहेगा। अब कितने समय तक एग्जिस्ट रहेगा मतलब कैसे, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि अगर आपने एक फंक्शन क्रिएट किया है, उसके अंदर कोई वेरिएबल क्रिएट किया है, तो वो वेरिएबल की लाइफ टाइम कब तक रहेगा, तो वो वेरिएबल का लाइफ टाइम जब तक वो फंक्शन रहेगा तब तक ही रहेगा। जैसे ही यहाँ पर आपका वो फंक्शन डिमिनिश हो जाता है, वैसे ही वो वेरिएबल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डिमिनिश हो जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे स्टोरेज क्लासेस इन सी की, स्टोरेज क्लासेस के बारे में हमने क्या देखा है अभी तक, तो अभी आप ऐसा बोल सकते हैं कि जितने भी आपके पास में वेरिएबल्स होते हैं, उन सारे वेरिएबल्स की करस्पॉन्डिंग एक स्टोरेज क्लास प्रेजेंट होती है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ये स्टोरेज क्लास सिंपली क्या डिटरमाइन करती है, पार्ट ऑफ मेमोरी, है ना, वेयर स्टोरेज इज अलोकेटेड फॉर द वेरिएबल। मतलब वो पार्ट ऑफ मेमोरी जहां पर स्टोरेज अलोकेट होगी, है ना, किसके लिए, आपके वेरिएबल के लिए। एंड हाउ लॉन्ग द स्टोरेज अलोकेशन कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट, और कितने समय तक वो जो स्टोरेज का अलोकेशन है कंटिन्यू रहेगा आपके वेरिएबल के लिए। उसका स्कोप रिप्रेजेंट करती है कि यार वो जो आपका वेरिएबल है वो लोकल स्कोप है या ग्लोबल स्कोप है उसका, है ना। मतलब अगर फंक्शन के अंदर या किसी ब्लॉक के अंदर आपने वेरिएबल को डिफाइन किया है, तो उसका स्कोप होगा एज अ लोकल, और अगर आपने आपके फंक्शन के बाहर उसको अगर डिक्लेयर किया है ना, इनिशियलाइज किया है, तो उसका स्कोप क्या होगा, आपका ग्लोबल। ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं, इट ऑल्सो डिटरमाइंस, है ना। अब एक और चीज कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर लोकल की, क्या लोकल वेरिएबल के केस में मैंने बोला, मैंने फंक्शन के अंदर डिफाइन किया और उसमें अगर मैंने वहां पे वैल्यू सेट कर दी है इंट ए इक्वल्स टू 10, तो वो 10 जो वैल्यू है वो उसी स्पेसिफिक फंक्शन तक रहेगी। लेकिन अगर मैंने ग्लोबल वेरिएबल लिया है और ग्लोबल वेरिएबल की मैंने वैल्यू सेट कर दी है 10, तो वो क्या होगी,
उस समय पर पूरे प्रोग्राम में एक्सेसिबल होगी। कब तक? जब तक कि कोई उसकी वैल्यू चेंज ना कर दे। और जरूरी भी नहीं है कि ग्लोबल वेरिएबल को वैल्यू आपको वहां पर सेट करना ही पड़े, क्योंकि डिफॉल्ट वैल्यू भी वहां पर आपकी ये स्टोरेज क्लासेस उस ग्लोबल वेरिएबल को असाइन करने का काम करती है। क्या और कैसे वो हम आगे के इसमें देखेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं फिर उसके बाद में, तो अब यहाँ पर इसकी डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू अगर आप सेट नहीं करते हैं तो स्टोरेज क्लास उसको सेट कर देती है। और वहीं पर आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये क्या स्टोरेज क्लासेस उसके वेरिएबल के लाइफ टाइम को भी रिप्रेजेंट करने का काम करती है। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि देयर आर 4 स्टोरेज क्लासेस इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कितनी स्टोरेज क्लासेस होती है? आपकी 4 स्टोरेज क्लासेस होती है, जिसमें से सबसे पहले क्या देकर रखी हुई है आपको? ऑटोमेटिक। दूसरी क्या देकर रखी हुई है? रजिस्टर। तीसरी क्या देकर रखी हुई है? एक्सटर्नल। और चौथी क्या देकर रखी हुई है आपको? स्टैटिक। तो ठीक है, हम देखते हैं यहाँ पर। तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास की, क्या ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास क्या होती है? ठीक है, तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा है ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास। अब ये ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास के नीचे ब्रैकेट में कुछ पॉइंट लिखा है, क्या? फॉलोइंग आर दी पॉइंट्स रिगार्डिंग टू दी वेरिएबल व्हिच बिलोंग्स टू दिस क्लास, है ना? फॉलोइंग आर दी पॉइंट्स रिगार्डिंग टू दी वेरिएबल, किसके रिगार्डिंग है? वो वेरिएबल के रिगार्डिंग है जो कि बिलोंग करेंगे इस स्पेसिफिक क्लास के। ठीक है, तब मैंने ऐसा बोला है कि ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास मतलब क्या? तब ध्यान से देखेंगे अपन कि यहाँ पर जो भी वेरिएबल होते हैं जिनकी क्लास क्या है? ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास, तो उनको क्या फंक्शनलिटी मिलती है या उनका क्या स्कोप रहता है, उनकी क्या डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू रहती है, उनका क्या लाइफ टाइम रहता है, वो आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर देकर रखा हुआ है। जिसमें सबसे पहले देके रखा हुआ है स्कोप। तो स्कोप की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या देके रखा है? लोकल टू दी मेथड ब्लॉक इन विच द वेरिएबल इज डिफाइंड। आप क्या बोलेंगे? लोकल टू दी मेथड ब्लॉक। यहाँ पर अगर आपका वेरिएबल किससे बिलोंग करता है? ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास से बिलोंग करता है, तो इसका स्कोप क्या होगा? लोकल टू द मेथड ब्लॉक। कि वो क्या होगा? लोकल होगा, है ना? कैसे लोकल होगा? टू द मेथड ब्लॉक, मतलब कि अगर किसी मेथड में डिफाइन किया है तो उसका स्कोप सिर्फ और सिर्फ उस स्पेसिफिक मेथड तक ही रहेगा। अगर हम उसके डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू की बात करते हैं तो आप ऐसा बोल सकते हैं एनी रैंडम वैल्यू दैट इज गार्बेज वैल्यू, है ना? कोई सी भी रैंडम वैल्यू दे सकता है यहाँ पर स्टोरेज क्लास उस स्पेसिफिक वेरिएबल को। फिर लाइफ टाइम, तो आप ऐसा बोल सकते हैं टिल द एंड ऑफ द मेथड ब्लॉक वेयर द वेरिएबल इज डिफाइंड, है ना? टिल द एंड ऑफ मेथड ब्लॉक, जिस भी मेथड ब्लॉक के अंदर वो स्पेसिफिक वेरिएबल डिफाइंड है तो उसका, है ना? टिल द एंड ऑफ द मेथड ब्लॉक, मतलब जिस भी मेथड के अंदर वो वेरिएबल डिफाइन है तो उसका स्कोप, उसकी लाइफ टाइम सिर्फ उस मेथड तक ही है। जैसे ही वो मेथड क्या होगी? डिमिनिश होगी, वैसे ही वो वेरिएबल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? वहां से हट जाएगा। They are created when a function is called and are destroyed automatically when the function exits। ठीक है, आप क्या बोलोगे? दे आर क्रिएटेड व्हेन अ फंक्शन इज कॉल्ड, है ना? ये लोकल वेरिएबल्स कब क्रिएट होते हैं? जब फंक्शन कॉल होगा। एंड आर डिस्ट्रॉयड ऑटोमेटिकली, और ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं? डिस्ट्रॉय हो जाते हैं व्हेन द फंक्शन एग्जिट्स, है ना? जब फंक्शन क्या होता है? एग्जिट्स होता है। ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिक वेरिएबल्स can also be called local variables because they are local to a function। जो ऑटोमेटिक वेरिएबल्स होते हैं, बोले तो ऐसे वेरिएबल्स जो कि ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास से बिलोंग करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? लोकल वेरिएबल्स भी बोलते हैं, क्योंकि वो बिलोंग करते हैं बिकॉज दे आर लोकल टू अ फंक्शन। बाय डिफॉल्ट दे आर असाइन गार्बेज वैल्यू बाय द कंपाइलर, है ना? मतलब बाय डिफॉल्ट उनको असाइन कर दी जाती है क्या? गार्बेज वैल्यू, किसके द्वारा? आपके कंपाइलर के द्वारा। फिर आप ऐसा बोल सकते हैं ऑटोमेटिक, या ऐसा बोलेंगे हम ऑटो वेरिएबल्स गेट मेमोरी इन स्टैक। जो भी आपके ऑटो वेरिएबल्स होते हैं उनको जो मेमोरी एलोकेट होती है वो कहाँ होती है? आपके स्टैक में होती है। वहीं आप ऐसा बोल सकते हैं स्टोरेज क्लास स्पेसिफायर फॉर दिस क्लास इज ऑटो। यहाँ पर स्टोरेज क्लास स्पेसिफायर क्या होगा? आपका ऑटो होगा। तो देखते हैं हम यहाँ पर इसका प्रोग्राम बनाकर। ठीक है, तो चलते हैं अपन यहाँ पर। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर टर्बो C7 आपको दिख रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पर आया। यहाँ आने के बाद में मैंने बोला प्रोग्राम शोइंग द कंसेप्ट ऑफ प्रोग्राम शोइंग द कंसेप्ट ऑफ ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास। ठीक है, मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे? प्रोग्राम शोइंग द कंसेप्ट ऑफ ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास वेरिएबल। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या बोल दिया? प्रोग्राम शोइंग द कंसेप्ट ऑफ ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास वेरिएबल, है ना? ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास के वेरिएबल का, है ना? यहाँ पर आप कंसेप्ट बता रहे हैं। बहुत बेसिक सा एग्जांपल है। यहाँ पर आपने सिंपली यहाँ पर लिखा है इंट ए, आपने सिंपली यहाँ पर लिखा है इंट ए, और अब आप यहाँ पर आकर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? आप यहाँ पर प्रिंटफ लिख रहे हो, और प्रिंटफ में आपने यहाँ पे लिख दिया क्या? वैल्यू ऑफ ए। और वैल्यू ऑफ ए के बाद आपने लिख दिया %d, लाइन चेंज कॉमा सेपरेट करके आपने लिख दिया है ए। मैंने इसे सेव किया, सेव करके मैं यहाँ पर इसे कंपाइल करता हूँ और देन रन करता हूँ। मुझे देखेंगे यहाँ पर क्या मिल गई है? वैल्यू ऑफ ए -28762। तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास ने इस स्पेसिफिक वेरिएबल को क्या असाइन कर दिया? एक गार्बेज वैल्यू असाइन कर दी है।
है ना। अब क्यों एनी रैंडम वैल्यू दैट इज गार्बेज वैल्यू असाइन कर दी, क्योंकि यहाँ पर आपने उसको कोई भी वैल्यू सेट एक्सप्लिसिटली नहीं करके दी थी। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो अपन बात करते हैं कि यार आपने ऐसा बोला था कि ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास के अंदर जो वेरिएबल आता है उसी को आप लोकल वेरिएबल बोल सकते हो, तो हाँ ये लोकल वेरिएबल ही तो है। तो अब इस केस में आप ऐसा बोलेंगे कि जो लोकल वेरिएबल होता है वही आपका ऑटो वेरिएबल होता है। तो इस केस में आप ऐसा बोलेंगे कि आप सिंपली इंट ए लिखे या डायरेक्टली आप ऑटो इंट ए लिखे, वन ऑफ द सेम थिंग। मतलब अभी तक के जितने भी वेरिएबल्स हम बना रहे थे हमारे प्रोग्राम में, वो सारे वेरिएबल्स कैसे कंसिडर हो रहे थे, यहाँ पर ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास के वेरिएबल कंसिडर हो रहे थे। तो इसलिए यहाँ पर आपने लिखा है ऑटो इंट ए, मतलब ये जो वेरिएबल है ये किस टाइप का है, आपका इंटीजर टाइप का है। और ये इंटीजर टाइप का है तो किस क्लास से बिलोंग कर रहा है, ये ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास से बिलोंग कर रहा है। और इसके लिए यहाँ पर स्टोरेज क्लास स्पेसिफायर क्या है, ऑटो है। तो अगर मैं इसे चलाता भी हूँ यहाँ पर तो मुझे सेम रिजल्ट यहाँ पर मिलने वाला है। ये तो बहुत बेसिक सा एग्जांपल था, जैसा कि अभी तक हम करते हुए आ रहे थे। जैसा कि आपने हेडिंग लिखी, प्रोग्राम शोइंग द कांसेप्ट ऑफ ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास वेरिएबल। ठीक है, फिर अगर है ना ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास का जो वेरिएबल है ना, प्रोग्राम शोइंग द कांसेप्ट ऑफ ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास वेरिएबल। ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास के वेरिएबल का एग्जांपल है ये। अब अगर हम बात करते हैं इसके बाद में, तो अब इसके बाद में अपन यहाँ पर फिर से सेव कर लेते हैं। मैं यहाँ पे से सेव एज किया, सेव एज करके मैं यहाँ आ गया सी यूनिक प्रो, एंड हियर आई एम गोइंग टू mention my program name, that is prog 144, right। अब मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ प्रोग्राम शोइंग द कंसेप्ट ऑफ रजिस्टर स्टोरेज क्लास वेरिएबल। अब क्या बताएंगे आप यहाँ पे, प्रोग्राम शोइंग द कंसेप्ट ऑफ, अब ये प्रोग्राम शो करेगा कंसेप्ट किसका, रजिस्टर स्टोरेज क्लास वेरिएबल। मतलब जो रजिस्टर स्टोरेज क्लास है ना, उसके वेरिएबल का ये एग्जाम्पल, ये प्रोग्राम एग्जाम्पल शो करेगा। तो ठीक है, मैंने यहाँ से ये सारी चीजें हटा दी, मैंने सिंपली ऐसा कुछ लिखा रहने दिया, मैंने इसे यहाँ पर क्या कर दिया है, सेव कर दिया है। ठीक है, तो चलते हैं अपन अपने यहाँ पर रजिस्टर स्टोरेज क्लास पर। ठीक है, तो जैसा कि अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, ये क्या है हमारे पास में, हमारे ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास, राइट। अब अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर रजिस्टर स्टोरेज क्लास क्या है, तो ठीक है देखते हैं हम यहाँ पे। तो आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, रजिस्टर स्टोरेज क्लास। अब अगर अपन बात करते हैं रजिस्टर स्टोरेज क्लास होती क्या है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर रजिस्टर स्टोरेज क्लास की, तो उसके नीचे एक पॉइंट लिखा हुआ है ना, ब्रैकेट में, फॉलोइंग आर दी पॉइंट्स रिगार्डिंग टू द वेरिएबल व्हिच बिलोंग्स टू दिस क्लास। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इसके स्कोप की, तो स्कोप के केस में आप क्या बोलेंगे, लोकल टू द फंक्शन इन विच इट इज डिक्लेयर्ड। ठीक है, ये भी क्या रहेगा आपका, लोकल रहेगा। डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू की बात करें तो आप क्या बोलोगे, एनी रैंडम वैल्यू दैट इज गार्बेज वैल्यू। ठीक है, ये भी वही रहेगी। लाइफ टाइम टिल द एंड ऑफ द मेथड ब्लॉक वेयर द वेरिएबल इज डिफाइंड डज नॉट फिनिश इट्स एग्जीक्यूशन। आप ऐसा बोलेंगे कि टिल द एंड ऑफ द मेथड ब्लॉक, है ना, वेयर द वेरिएबल इज डिफाइंड एंड डज नॉट फिनिश इट्स एग्जीक्यूशन। मतलब क्या कि यहाँ पर है ना, ये जो आपका रजिस्टर स्टोरेज क्लास का वेरिएबल है, इसकी लाइफ टाइम क्या रहेगी, एंड ऑफ द मेथड ब्लॉक, है ना, जो आपका मेथड ब्लॉक रहेगा उसके एंड होने तक, वेयर द वेरिएबल इज डिफाइंड, जिस भी मेथड ब्लॉक में वो वेरिएबल डिफाइंड है, डज नॉट फिनिश इट्स एग्जीक्यूशन, जब तक कि यहाँ पर उसका वेरिएबल का और आपका जो फंक्शन है उसका एग्जीक्यूशन फिनिश नहीं हो जाता, है ना, तब तक यहाँ पर उसका क्या रहेगा, लाइफ टाइम रहेगा, टिल द एंड ऑफ द मेथड ब्लॉक, है ना, till the end of the method block के end तक where the variable is defined does not finish its execution, है ना, जब तक कि यहाँ पर आपकी उस मेथड का एग्जीक्यूशन फिनिश नहीं हो जाता तब तक। तो फाइनली यहाँ पे लास्ट सेकंड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, रजिस्टर वेरिएबल गेट्स मेमोरी इन सीपीयू रजिस्टर, है ना, क्यों, अब देखो यहाँ पर ये जो पॉइंट है सीपीयू रजिस्टर वाला, तो ये पॉइंट क्या है, अभी तक का डिफरेंट पॉइंट है यहाँ पर रजिस्टर स्टोरेज क्लास में। क्यों, क्योंकि स्कोप तो इसका वैसा ही है जैसा ऑटोमेटिक का था, डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू भी सेम वैसे ही है जैसे ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास की केस में थी, लाइफ टाइम भी सेम वैसा ही है जैसा ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास के केस में था। लेकिन अब अगर हम बात करें क्या रजिस्टर वेरिएबल के केस में क्या हो रहा है, तो रजिस्टर के केस में मेमोरी सीपीयू रजिस्टर में एलोकेट हो रही है, वहीं पर ऑटोमेटिक स्टोरेज के केस में स्टैक पे वहां पर क्या हो रही थी, स्टोर हो रही थी, या ऐसा बोल सकते हो स्टैक पे मेमोरी मिल रही थी। फाइनली आपने क्या लिखा, स्टोरेज क्लास स्पेसिफायर फॉर दिस क्लास इज रजिस्टर। ठीक है, तो अब जैसा कि आपने यहाँ पे पॉइंट देखा था किसके केस में, ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास के केस में, तो यहाँ पर आपने क्या बोला था कि यहाँ पर आप ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर ऑटोमेटिक ऑटो वेरिएबल्स गेट्स मेमोरी इन स्टैक एंड स्टोरेज क्लास स्पेसिफायर फॉर दिस क्लास इज ऑटो। वहीं पर स्कोप, डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू और लाइफ टाइम वैसा ही है जैसा आपका रजिस्टर का है। ठीक है, तो अपन आ जाते हैं वापस अपने रजिस्टर स्टोरेज क्लास पे। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पे यहाँ पर रजिस्टर स्टोरेज क्लास दिख रहा है, तो अपन चलते हैं यहाँ पर इसका प्रोग्राम बनाने।
तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर प्रोग्राम बनाने की केस में, मैं वापस से अपने टर्बो C7 पर आ गया। मैंने लिखा प्रोग्राम शोइंग द कांसेप्ट ऑफ रजिस्टर स्टोरेज क्लास वेरिएबल। ठीक है, तब यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, सिंपली मैंने इस वेरिएबल के आगे बस लगा दिया REGISTER रजिस्टर। अब मैंने यहाँ लिखा है सिंपली क्या रजिस्टर एंड ए। और अब इस केस में मैं यहाँ पर इसे क्या करता हूँ, सेव। और जैसे ही मैंने यहाँ पर इसे सेव किया, सेव करने के बाद में मैंने इसे यहाँ पे क्या करा है, रन किया है ना, कंपाइल करके रन किया। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है यहाँ पर वैल्यू ऑफ ए क्या मिली आपको, 856। सिंपल सी बात है कि यहाँ पर भी आपको मिलेगी तो क्या, यहाँ पर भी आपको गार्बेज वैल्यू ही मिलेगी, है ना। यहाँ पर भी आपको क्या मिलेगी, यहाँ पर भी आपको गार्बेज वैल्यू ही मिलेगी। बस ये डिफरेंस है कि यहाँ पर इसको जो मेमोरी एलोकेट हुई है वो कहाँ एलोकेट हुई है, आपके सीपीयू रजिस्टर में एलोकेट हुई है। ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप से आपका एग्जांपल था, सिंपल वैसा बेसिक सा एग्जांपल था जैसा कि आपका ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास का था। फिर अगर हम बात करते हैं कि फिर अब इसके बाद में क्या आता है आपके पास में, तो इसके बाद में आपके पास में रिमेनिंग आपकी स्टोरेज क्लासेस है। तो चलते हैं अपन यहाँ पर तो जैसा कि अभी आपने यहाँ पे देखा एग्जांपल किसका, रजिस्टर स्टोरेज क्लास का। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर हमारा नेक्स्ट स्टोरेज क्लास का कंटेंट। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको दिख रहा है एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास। अभी एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास है क्या, तो अगर मैं बात करता हूँ एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास की, तो आप यहाँ पर ऐसा बोलेंगे कि इसका जो स्कोप होता है वो क्या होता है, ग्लोबल होता है। मतलब यहाँ पर ऐसे वेरिएबल जो बिलोंग करेंगे एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास से, उनका स्कोप क्या रहेगा, ग्लोबल रहेगा। दैट इज एवरीवेयर इन द प्रोग्राम, थ्रू आउट द प्रोग्राम रहेगा। डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू क्या रहेगी आपकी, 0। लाइफ टाइम क्या रहेगा, टिल द होल प्रोग्राम डजंट फिनिश इट्स एग्जीक्यूशन, है ना। आप क्या बोलेंगे यहाँ पर, लाइफ टाइम क्या रहेगी, लाइफ टाइम क्या रहेगा यहाँ पर इस टाइप के वेरिएबल्स का, टिल द होल प्रोग्राम डज नॉट फिनिश इट्स एग्जीक्यूशन। जब तक कि पूरा प्रोग्राम अपना एग्जीक्यूशन फिनिश ना कर ले, तब तक क्या रहेगा यहाँ पर स्टोरेज, एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास के वेरिएबल का क्या रहेगा, स्कोप रहेगा। A variable that is declared outside any function is a global variable। हाँ, ये तो हमें समझ में आ गया। Global variables remains available throughout the entire program। ये भी समझ में आ गया कि यार अगर कोई global variable है तो throughout the program हम उसको access कर सकते हैं। By default initial value of global variable is 0। ठीक है, default initial value क्या है यहाँ पर, 0 है, ये भी समझ में आ गया है। अब एक और important point जैसा कि आपकी स्क्रीन पे यहाँ पर दिख रहा है कि one important thing to remember about global variable is that their values can be changed by any function in the program। अगर यहाँ पर आपने more than one क्या create करे है, अगर आपने यहाँ पर मोर देन वन क्या क्रिएट करे हैं, तो अगर आपने यहाँ पर मोर देन वन फंक्शन क्रिएट करे हैं, तो वो फंक्शन यहाँ पर आपके ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो डिपेंड करेगा हमारे टास्क पर कि हमें चेंज करवाना है तो हम वैसा करेंगे, नहीं चेंज करवाना है तो हम नहीं करेंगे, राइट। और फाइनली फिर आपने लास्ट सेकंड पॉइंट में यहाँ पर देखा क्या, ग्लोबल वेरिएबल्स गेट मेमोरी इन द डेटा सेगमेंट। यहाँ पर जो ग्लोबल वेरिएबल होते हैं उनको मेमोरी कहाँ मिलती है, डेटा सेगमेंट में मिलती है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं स्टोरेज क्लास स्पेसिफायर फॉर दिस क्लास इज एक्सटर्न, कि यहाँ पर जो स्टोरेज क्लास स्पेसिफायर होता है ना, किसके लिए, आपकी एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास के वेरिएबल्स के लिए, तो वो क्या होता है यहाँ पर, एक्सटर्न होता है। ठीक है, तो देखते हैं अपन यहाँ पर इसका प्रोग्राम अपन क्रिएट करके कि यार कैसा क्या यहाँ पर एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास का कंसेप्ट इंप्लीमेंट होगा। ठीक है, तो देखते हैं, हम यहाँ पर आ जाते हैं अपने टर्बो C7 पर। जैसा कि मेरी स्क्रीन पर यहाँ पर टर्बो C7 दिख रहा है। अब यहाँ आने के बाद में अपन इसको सेव एज कर देते हैं फाइल। हियर आई एम गोइंग टू सेव एज। सेव एज में मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, मैंने यहाँ पर सिंपली कर दिया है CUniPro। CUniPro करने के बाद में मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है प्रोग्राम नेम। आई हैव हियर आई एम गोइंग टू मेंशन 1, 4 and 5, राइट, प्रोग्राम नंबर 145। ठीक है, मैं यहाँ आ गया, मैंने लिखा प्रोग्राम शोइंग द कंसेप्ट ऑफ। अब किसका कंसेप्ट बताना है मुझे यहाँ पर, तो मुझे यहाँ पे कंसेप्ट बताना है एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास, है ना। प्रोग्राम शोइंग द कंसेप्ट ऑफ एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास वेरिएबल। एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास का, है ना, जो वेरिएबल होगा, मतलब आप ऐसा बोलोगे कि जो वेरिएबल है वो अगर एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास से बिलोंग करता है, या आप ऐसा बोलेंगे प्रोग्राम शोइंग द कंसेप्ट ऑफ एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास वेरिएबल। ठीक है, फिर अब देखते हैं अपन यहाँ पर कैसे क्या कंसेप्ट यहाँ पर इसका इंप्लीमेंट होगा। तो अपन यहाँ पर आकर सबसे पहले ऐसा कुछ मेंशन कर देते हैं जिसमें मैंने यहाँ पर लिखा क्या कि हियर आई एम गोइंग टू राइट एंड ए। फिर मैंने यहाँ से मैंने एक को हटा दिया। मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर आकर सिंपली मेंशन कर दिया अपने फंक्शन का नेम, या इन शॉर्ट आप ऐसा बोल सकते हो कि मैंने यहाँ पर कॉलिंग करी है अपने फंक्शन की, तो मुझे यहाँ पे फंक्शन का डेफिनेशन पार्ट देना पड़ेगा। अब फंक्शन का डेफिनेशन पार्ट देना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, सबसे पहले लिख दिया वॉइड। वॉइड में मैंने लिख दिया मायफन। ठीक है, और इस मायफन के अंदर मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, तो इस मायफन के अंदर आकर मैंने यहाँ पर सिंपली मेंशन कर दिया प्रिंट एफ
और printf में मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया वैल्यू ऑफ a %d लाइन चेंज कॉमा सेपरेट करके here I'm going to write a, राइट। तो मैंने बोला अब तो यहाँ पर एक काम करते हैं, हम यहाँ पे myfun के साथ में लिख देते हैं myfun1, है ना। मैंने नाम मेंशन कर दिया, नेम मेंशन कर दिया myfun1। मैंने इसे फिर क्या किया यहाँ पर, तो मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैंने पेस्ट किया। अगेन आई एम गोइंग टू पेस्ट हियर एंड हियर आई एम गोइंग टू राइट myfun2, ठीक है। हियर आई एम गोइंग टू राइट a++। और फिर मैंने यहाँ पर क्या करा है, मैंने यहाँ पर सबसे पहले वैल्यू ऑफ a इन myfun1 मैंने यहाँ पर लिख दिया हियर वैल्यू ऑफ a इन myfun2। और फाइनली मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, मैंने यहाँ पर कर दिया है 3। और यहाँ पर मैं एक काम और कर रहा हूँ कि मैंने यहाँ पर a की वैल्यू को कर दिया है 400 सेट। और अब मैं यहाँ पर आकर कर दूंगा वैल्यू ऑफ a इन myfun3, ठीक है। तो अब देखते हैं अपन यहाँ पर कैसा क्या आउटपुट मुझे मिलेगा। तो अब ऐसा करने के बाद में मैं यहाँ पर अपने मेन फंक्शन में आने के बाद में कॉलिंग परफॉर्म करूंगा और तीनों फंक्शन की कॉलिंग करूंगा। तो तीनों फंक्शन की कॉलिंग के लिए मैंने लिखा है myfun1, here I am going to write myfun2 and finally I am going to write myfun3, ठीक है। मैंने ऐसा कुछ लिख दिया। अब ऐसा लिखने के बाद में अब यहाँ पर होगा क्या, तो जैसा कि आपने यहाँ पर देखा मैंने इसे सेव किया, सेव करके मैं यहाँ पर इसे कंपाइल करके रन कर रहा हूँ। तो मुझे क्या मिला यहाँ पर, वैल्यू ऑफ a in myfun1 0, वैल्यू ऑफ a in myfun2 1, वैल्यू ऑफ a in myfun3, myfun3 is 400। ऐसा क्यों, क्योंकि सबसे पहले डिफॉल्ट वैल्यू क्या थी, तो डिफॉल्ट वैल्यू आपकी ग्लोबल वेरिएबल की 0 होती है, इसलिए यहाँ पे 0 सेट हो गया। फिर उसके बाद में आपने a++ कर दिया है तो a की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई है बाय 1, तो यहाँ पर प्रिंट हो गया है a1। फिर उसके बाद में आपने a की वैल्यू को ट्रांसफॉर्म कर दिया 400 की, जब myfun3 कॉल हुआ है तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या प्रिंट हो गई है 400। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, यहाँ पर आपने एग्जांपल बताया है एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास वेरिएबल का कंसेप्ट। लेकिन अगर आप ऐसा बोल सकते हैं कि यार ठीक है, आपने यहाँ पर ये ग्लोबल वेरिएबल बनाया है और ग्लोबल वेरिएबल के केस में आपने यहाँ पर ऐसा कुछ एग्जांपल देखा है, लेकिन आपने एक चीज ये भी तो बोली थी कि यार एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास स्पेसिफायर होता है एक्सटर्न, तो वो एक्सटर्न का तो यहाँ पर हमने यूज करा ही नहीं है। तो अगर आपको यहाँ पर एक्सटर्न का यूज करना है तो ठीक है, अपन चलते हैं अपने स्क्रीन पे, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर दे के रखा हुआ है एक्सटर्न कीवर्ड के बारे में कुछ कंसेप्ट। तो आप यहाँ पर क्या देखेंगे आप, द एक्सटर्न कीवर्ड इज यूज्ड बिफोर अ वेरिएबल टू इन्फॉर्म द कंपाइलर दैट दिस वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड समवेयर एल्स, ठीक है। द एक्सटर्न डिक्लेरेशन डज नॉट अलोकेट स्टोरेज फॉर वेरिएबल। मतलब इसका सिंपल सा ये मतलब है कि अगर आपने कोई ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन किया है और अगर कहीं और किसी दूसरे फंक्शन में आप वही ग्लोबल वेरिएबल को यूज करना चाहते हैं, तो उस केस में अगर आप वहां पर आगे एक्सटर्न लिख देते हैं तो कंपाइलर को ये समझ में आ जाता है कि यहाँ पर ये वेरिएबल समवेयर एल्स, है ना, कहीं और प्रोग्राम में क्या करके रखा हुआ है, डिफाइन करके रखा हुआ है, जिसको मेमोरी एलोकेटेड है। तो यहाँ पर इस स्पेसिफिक वेरिएबल के लिए फिर से नई मेमोरी एलोकेट नहीं की जाए। The extend keyword is used before a variable to inform the compiler that this variable is declared somewhere else. The extend declaration does not allocate storage for variables. ग्लोबल वेरिएबल्स फ्रॉम वन फाइल कैन बी यूज्ड इन अदर फाइल यूजिंग एक्सटर्न कीवर्ड। एक फाइल का ग्लोबल वेरिएबल को दूसरी फाइल में अगर आपको यूज करना है तो आपको एक्सटर्न कीवर्ड का यूज करना पड़ता है। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर एग्जांपल दिख रहा है कि फाइल 1 लिखा, फाइल 2 लिखा, फिर आपने लिखा हैश इंक्लूड studio.h int a7, ये ग्लोबल वेरिएबल है और यहाँ पर मैंने एक फंक्शन क्रिएट कर दिया। सिमिलरली file2.c मैंने लिखा है, अब इस file2.c में मैंने इंक्लूड कर लिया है file1.c को और यहाँ पर मेन फंक्शन बनाया है और इसके अंदर मैंने एक्सटर्न int a लिखा है। इससे ये होगा कि जब मेरा file2.c प्रोग्राम चलेगा तो उस केस में यहाँ पर int a को मेमोरी एलोकेट नहीं होगी, क्योंकि उसके आगे लिखा हुआ है एक्सटर्न, और वो एक्सटर्न मतलब कहीं और ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन है जो कि हम यहाँ पर इस file2 के अंदर यूज कर रहे हैं। तो अब ऐसा भी कुछ एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपके उसमें सेट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर सिंपली टर्बो C7 टर्बो C++ यूज करते हैं तो उस केस में यहाँ पर जब आप सेम सिनेरियो फ्रेम करते हैं तो उस केस में वो आपको सिंपली एक एरर देगा कि हैश इंक्लूड file1.c, है ना। यहाँ पर आप ऐसा मेंशन नहीं कर सकते, है ना, या नॉट फाउंड करके, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि यार आपको हैश इंक्लूड file1.c पर वो एरर शो कर सकता है। तो अब अगर यहाँ पर वो ऐसा एरर शो करता है तो उस केस में फिर हम क्या करेंगे, तो उस केस में यहाँ पर टर्बो C++ तो अलाउ नहीं कर रहा है या टर्बो C7 तो इस कंसेप्ट को अलाउ नहीं करेगा। तो उस केस में फिर आप यहाँ पर सेम एग्जांपल को किसी और एडिटर पे परफॉर्म कर देख सकते हैं। लाइक आपने डेव C++ अगर यूज किया है तो आप डेव C++ पे एग्जाम्पल को फ्रेम कर देख सकते हैं, या फिर अगर कोड ब्लॉक्स यूज किया है तो आप उस पर भी एग्जाम्पल परफॉर्म कर देख सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से ये एग्जांपल वहां पर फ्रेम हो जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं कि इसके बाद में फिर आपके पास में क्या आता है, तो इसके बाद में फिर आपके पास में फाइनली
लास्ट स्टोरेज क्लास आती है, दैट इज स्टैटिक स्टोरेज क्लास। और अगर हम बात करते हैं स्टैटिक स्टोरेज क्लास की, तो यहाँ पर भी सेम लिखा है, फॉलोइंग आर द पॉइंट्स रिगार्डिंग टू द वेरिएबल व्हिच बिलोंग्स टू दिस क्लास। सबसे पहले स्कोप की अगर हम बात करें तो इसका स्कोप क्या होता है, तो इसका स्कोप लोकल टू द ब्लॉक इन विच द वेरिएबल इज डिफाइंड। यहाँ पर स्टैटिक स्टोरेज क्लास का जो वेरिएबल होता है उसका स्कोप क्या होता है, लोकल टू द ब्लॉक, है ना, लोकल टू द ब्लॉक इन विच द वेरिएबल इज डिफाइंड, पहला पॉइंट। दूसरा, डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू क्या होती है इसकी, 0 होती है, ये भी समझ में आ गया। लाइफ टाइम की अगर हम बात करें तो टिल द होल प्रोग्राम डज नॉट फिनिश इट्स एग्जीक्यूशन, यहाँ पर इसकी जो लाइफ टाइम है वो क्या है, पूरे प्रोग्राम तक की है, कि जब तक पूरा प्रोग्राम उसका एग्जीक्यूशन फिनिश ना कर ले तब तक यहाँ पर उस वेरिएबल का स्कोप रहता है, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि उसकी लाइफ टाइम एग्जिस्ट करती है ना, उस वेरिएबल की लाइफ टाइम कब तक रहेगी, टिल द होल प्रोग्राम डज नॉट फिनिश इट्स एग्जीक्यूशन। स्टैटिक वेरिएबल्स गेट मेमोरी एंड डेटा सेगमेंट, ठीक है, और वहीं पर स्टोरेज क्लास स्पेसिफायर फॉर दिस क्लास इज स्टैटिक। तो ठीक है, हम इसका भी एक प्रोग्राम बनाकर देख लेते हैं यहाँ पर। तो हम आ जाते हैं टर्बो C7 पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको दिख रहा है, मैं इसे सेव एज करता हूँ यहाँ पर। Here I am going to save as my program। तो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है रॉन और 146, ठीक है, और मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है सी यूनी प्रो, ठीक है, मैंने यहाँ पर एंटर किया। अब यहाँ पर मुझे एग्जांपल किसका बताना है, तो प्रोग्राम शोइंग द कांसेप्ट ऑफ स्टैटिक स्टोरेज क्लास वेरिएबल, है ना, प्रोग्राम शोइंग द कांसेप्ट ऑफ स्टैटिक स्टोरेज क्लास वेरिएबल, स्टैटिक स्टोरेज क्लास के वेरिएबल का एग्जांपल आपको यहाँ पर बताना है। तब आप यहाँ पर कैसे क्या करेंगे, तो देखते हैं हम। तो मैंने सबसे पहले तो यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर सबसे पहले ये सारी चीज़ों को हटा दिया, राइट, मैंने यहाँ से इसे भी हटा दिया, ठीक है, मैं जो कोड है रिमेनिंग कोड मैं इसे यूज़ कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा माई फन एंड माई फन, राइट, और मैंने यहाँ पर आकर भी क्या कर लिया, मैंने यहाँ पे लिख लिया माई फन, मैंने यहाँ पर क्या मेंशन कर दिया, हियर आई एम गोइंग टू मेंशन इंट ए, ठीक है, मैंने ऐसा कुछ करा। अब यहाँ पर मैंने क्या बोला है कि अगर मैं यहाँ पर ऐसा लिखता हूँ, ठीक है, मैंने लिख दिया है वैल्यू ऑफ ए, मैंने ऐसा कुछ करा, ए की वैल्यू को प्रिंट कर दिया। अब मैंने यहाँ पर इसे हटा दिया, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर ऐसा कुछ करता हूँ, राइट, कि मैंने इसे सेव किया, सेव करके मैंने इसे यहाँ पर क्या किया, रन किया। अब जैसा ही मैंने इसे कंपाइल किया सबसे पहले और रन किया, तो मुझे क्या मिल गया, -10 ऑब्वियसली मिलना ही था, क्योंकि गार्बेज वैल्यू है ना, कुछ भी आ सकती है आपके पास में, क्योंकि वो उसका जो वेरिएबल है उसका स्कोप कहाँ तक है आपका, इस स्पेसिफिक ब्लॉक तक, इस स्पेसिफिक फंक्शन तक, और ये कैसा कंसिडर हो रहा है, अभी यहाँ पर ऑटो कंसिडर हो रहा है। अब अगर मैंने बोला मैंने इसे स्टैटिक बना दिया, अब अगर मैं यहाँ पर इसे स्टैटिक बना देता हूँ, तो अब इस केस में क्या होगा, तो अब इस केस में अगर आप यहाँ पर इसे सेव करते हैं और सेव करके अगर आप इसे रन करते हैं, तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है आपको 000 मिल रहा है। क्यों 000 मिल रहा है, क्योंकि आपने तो बोला था कि डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू ऑफ स्टैटिक वेरिएबल इज 0, ठीक है। मैंने बोला फिर मुझे क्या करना है यहाँ पर, तो अब इस केस में आप ऐसा बोलेंगे कि यार ऐसा लिख दिया, तीनों को 000 मिला है। अब मैं अगर यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन करता हूँ, कैसा, कि यार इफ आई एम गोइंग टू राइट हियर a equals to 1, sorry, a equals to 1 and here I am going to write a plus plus, ठीक है। और अब मैंने यहाँ पर क्या करा है, मैंने यहाँ से, है ना, ये हटा दिया, ठीक है। तो अब अगर हम बात करते हैं कि अब यहाँ पर होगा क्या, तो देखते हैं, मैंने इसे कंपाइल किया और रन किया, तो मुझे क्या मिला यहाँ पर 1 फिर 1 फिर 1। ऐसा क्यों, क्योंकि सिंपल सी बात है, यहाँ पर जब माई फन की कॉलिंग हुई है ना, तो स्टैक में क्या होगा, यहाँ पर माई फन को एक स्पेस एलोकेट होगी, है ना, एक फ्रेम क्रिएट होगी इस फंक्शन की, उसके अंदर एक वेरिएबल रहेगा जिसकी वैल्यू रहेगी 1। सेकंड टाइम जब फिर से माई फन आएगा तो फिर से स्टैक में एक फ्रेम एलोकेट होगी माई फन के लिए, फिर से उसमें ए की वैल्यू सेट होगी 1। और थर्ड केस में फिर से जब माई फंक्शन की कॉलिंग होगी तो स्टैक में एक फ्रेम क्रिएट होगी, वहां पर सेट होगा माई फन और उसके अंदर वेरिएबल को मेमोरी एलोकेट होगी और वहां पर ए की वैल्यू क्या सेट होगी, 1। तो उस केस में ए की वैल्यू 1 1 1 प्रिंट हो गई है। और अब अगर हर बार यहाँ पर a प्लस प्लस हो रहा है, तो वो नेक्स्ट फंक्शन के केस में a की वैल्यू को चेंज इसलिए नहीं कर रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपके 3 बार फंक्शन की कॉलिंग पर 3 फ्रेम डिसाइड हुई है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर क्या, मुझे तो 1 2 3 चाहिए, तो उस केस में मैं इसे क्या बना दूंगा, स्टैटिक। अगर आप किसी भी वेरिएबल को स्टैटिक बना देते हैं तो उसको क्या होता है, यहाँ पर वन टाइम मेमोरी एलोकेट होती है हर फ्रेम के अकॉर्डिंग, है ना। अगर हर फ्रेम यहाँ पर हर फंक्शन के लिए फ्रेम क्रिएट हो रही है और उसके अंदर अगर स्टैटिक है, तो वो सबसे पहले ये देख लेगा कि जो वेरिएबल है ये स्टैटिक है क्या। अगर स्टैटिक होगा तो इसको एक स्पेसिफिक मेमोरी एलोकेट होगी, और वो जो मेमोरी एलोकेट होगी वो डेटा सेगमेंट में एलोकेट होगी। और मेमोरी जो डेटा सेगमेंट में एलोकेट हुई है, कि नेक्स्ट टाइम अगर फिर से स्टैटिक वेरिएबल डिफाइन होता है किसी फंक्शन में, तो वो ये चेक कर लेगा कि क्या डेटा सेगमेंट में इस वेरिएबल को मेमोरी एलोकेट हुई है क्या। अगर हाँ, तो वो वहीं से उसके डेटा को शेयर कर लेगा। तो इसलिए ए की वैल्यू पहले 1 प्रिंट होगी,
फिर जब सेकंड 1 प्रिंट होने के बाद में a प्लस प्लस, मतलब उस ब्लॉक पे जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी, दैट इज 2। नेक्स्ट टाइम जब यहाँ पर आता है कंट्रोल, तो वो देखेगा कि क्या एंड ए स्टैटिक है, तो वो डेटा सेगमेंट में है क्या, हाँ है। तो उस केस में यहाँ पर ए 1 सेट नहीं होगा, जो डेटा सेगमेंट में वैल्यू सेट होगी ऑलरेडी, जैसे कि वहां पर अब हो चुकी होगी 2, तो वो जो 2 है वो यहाँ पर नेक्स्ट टाइम प्रिंट कर देगा 2 थर्ड टाइम। अब फिर उसके बाद में यहाँ पे 2 प्रिंट कर देगा, उसके बाद में a प्लस प्लस होगा, उसके बाद में थर्ड टाइम फिर से यहाँ पे चेक करेगा कि इंट a स्टैटिक है, क्या डेटा सेगमेंट में है क्या। अगर वो डेटा सेगमेंट में होता है, अगर वो डेटा सेगमेंट में होता है, ठीक है, तो उस केस में यहाँ पर वो 1 नहीं देगा, वो उस डेटा सेगमेंट में जो वैल्यू है दैट इज क्या 3 हो चुकी थी, वो यहाँ पर प्रिंट कर देगा। a प्लस प्लस होगा, उसके बाद में जब फंक्शन की कॉलिंग होगी तो फंक्शन है ही नहीं, तो वो 1 2 3 प्रिंट कर बाहर आ जाएगा। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको आउटपुट दिख रहा है, क्या A1 A2 एंड A3। तो कुछ इस टाइप से आपने यहाँ पर क्या देखा है, आज के इस सेशन में आपने यहाँ पे कंसेप्ट देखा है किसके, आपके स्टोरेज क्लासेस का। ठीक है, तो ये आज का जो सेशन था वो था आपका स्टोरेज क्लासेस इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट सेशन की, तो नेक्स्ट सेशन में फिर हम कवर अप करेंगे हमारा टॉपिक, द टॉपिक इज ऑफ डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, थैंक यू।